जय हिंद दोस्तों पेश है आज आपके लिए ये वीडियो जो कक्षा 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिसके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। केमिस्ट्री से सब्जेक्ट संबंधित है। ये वीडियो आज आपके लिए जो लेकर के आए हैं वो केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री से कक्षा 12 वालों के लिए है। इसको कहते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। जी हाँ, फास्ट ट्रैक रिवीजन लेकर आए हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ही उपयोगी होगा परीक्षा में। परीक्षा के बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो आपको टॉपिक वाइज रिवीजन, जिसको कहते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज आपको रिवीजन करवाया जा रहा है। तो आप शुरू से अंत तक बने रहें और देखें और अपनी पकड़ को मजबूती रखें। चलिए आपको ले चलते हैं आपको क्वेश्चन के सागर में। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। देखिए, ये है पार्ट का नाम है ठोस अवस्था। इससे क्वेश्चन लिए गए हैं केमिस्ट्री के। दूसरे से लिए गए हैं वैलेंस से। तो इससे फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको कम समय में और पूरा ज्ञान मिल जाएगा। तो बने रहें हमारे साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। बताया गया है कि इसमें आपको बताया गया कि 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें से एक विकल्प चुन करके आपको सही उत्तर देना होगा। ये है पहला क्वेश्चन, क्रिस्टल ठोस के लिए असत्य कथन कौन है? क्रिस्टल ठोस के लिए असत्य कथन कौन है? तो इसमें असत्य कथन कौन है, इसमें आपको बताना है। पहला, वास्तविक ठोस होते हैं, इनका गलनांक निश्चित होता है, शीतलन वक्र सतत होता है, इनका ज्यामितीय निश्चित होता है। तो क्रिस्टल ठोस के लिए जो असत्य वचन है वो क्या है? वो है आपका ये बी आंसर, शीतलन वक्र सतह होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ इसमें से कौन है? ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ इसमें कौन सा है? कांच। देखिए, कई बार पूछा गया है, तो सभी का एक में ही आपको सॉल्यूशन देने का प्रयास किया गया है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्रिस्टलीय जालक उच्चतम होता है? तो कौन सा है? सह संयोजक क्रिस्टल। ठीक है, ये तीसरा सही है। और चौथा है आपका, निम्न में से सह संयोजक ठोस है कौन? तो सह संयोजक ठोस आपका कौन है? हीरा। हीरा आपका सह संयोजक ठोस है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सहसंयोजक ठोस है वो आपका हीरा हो गया। सहसंयोजक ठोस तो आपका हीरा हो ही गया। पांचवा है कि फलक केंद्रीय घनीय कोष्ठिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो फलक केंद्रीय में परमाणु की संख्या कोष्ठिका की संख्या होती है 4। खष्टकोणीय निबिड़ संकुल HCP में कणों की समन्वय संख्या का मान कितना होता है? वो होता है आपका कितना मान? 12 होता है। घनीय निबिड़ संकुल CCP संरचना में संकुल दक्षता होती है किसकी? कितनी होती है? तो ये होती है 74%। समन्वय 6:6 का उदाहरण है। तो ये 6:6 का उदाहरण कौन है? यानी Cl, यानी पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन है, घने क्रिस्टल में 12 कोने तथा 6 फलक हैं, तो घन में कोनों की संख्या कितनी होगी? तो घन में कोनों की संख्या हो जाएगी 8। ये आपका पहला आंसर सही है। घने क्रिस्टल के आयताकार और विकर्ण सममित तल होते हैं कितने? ये 3 और 6 होते हैं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। घनीय क्रिस्टल का आयताकार एवं विकर्ण सममित तल है कितना? 3 और 6। ये तो हो ही गया। इनमें से किस क्रिस्टल समूह में समान अक्ष A=B=C और समान अंतराकक्षीय कोष α=β=γ=90 एंगल होते हैं? किसमें? घनीय में। चतुष्कोणीय में। तो किसमें होते हैं? घनीय में। निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल समूह में सभी अक्ष
ये नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, आसमान और अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा और गामा कोणों का मान 90 अंश के बराबर नहीं होता है। तो किस में होता है? त्रिंताक्ष में। सी ऑप्शन आपका सही है। ग्रेफाइट के क्रिस्टल में अंतराकाक्षीय कोण कितना होता है? तो उसमें अंतराकाक्षीय कोण होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 एंगल। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है NaCl की क्रिस्टल संरचना है FCC। पहला सही है आपका। क्या है? FCC। पोटेशियम BCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। पोटेशियम धातु में पोटेशियम की समन्वय संख्या कितनी होती है? ये आपको बताने हैं। संख्या होती है 8। डी ऑप्शन सही है। एक घनीय इकाई सेल का घनत्व निम्नलिखित सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। किसके द्वारा? ये पहला ऑप्शन आपका सही है। ये N गुणे M बाई ये क्यूब इंटू N। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन है निबिड घन संकुल को कहते हैं। निबिड घन संकुल को क्या कहते हैं? ये बी ए बी ये बी बी ये बी बी ये बी सी ये बी सी, तो क्या कहते हैं? तीसरा ऑप्शन आपका सही है। कैल्शियम क्लोराइड संरचना में धनात्मक और ऋणात्मक की समन्वय संख्या होती है कितनी? 8 एवं 4, यानी ये सही है। काय केंद्रित घन संरचना में संकुल भिन्न है। ये 0.68 में। ब्रैग समीकरण का सही रूप क्या है? तो ब्रैग समीकरण का सही रूप क्या है आपका? ये है n λ/2 = d sin थीटा। और अगला क्वेश्चन है n प्रकार के अपमिश्रित अर्धचालक प्राप्त करने के लिए सिलिकॉन में मिलाने वाली अशुद्ध में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है कितनी? 5। अगला है जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियन से डोपित करने पर हमें प्राप्त होता है क्या? पी प्रकार के अर्धचालक। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि क्रिस्टलन या क्रिस्टल के घनत्व को कम कर देती है? साटकी दोष। किसकी? साटकी। एक ठोस जालक में धनायन जालक स्थान छोड़कर अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेता है, तो कौन सी त्रुटि हो जाएगी? ये है फ्रैंकल दोष। कौन सी त्रुटि होगी? फ्रैंकल। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैंकल त्रुटि को दर्शाता है? फ्रैंकल त्रुटि को दर्शाता है AgPr। ठीक है। निम्नलिखित में से लौह चुंबकीय पदार्थ हैं, तो लौह चुंबकीय पदार्थ आपका क्या है? ये CrO2। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो ये है आपका ये TiO2 पहला है। अगला क्वेश्चन है फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो फेरी चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है ये Fe3O4। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही है।
अगला है आयनिक क्रिस्टल में एक धनायन एवं ऋणायन द्वारा स्थान छोड़ने पर निम्नलिखित त्रुटि उत्पन्न होती है। कौन सी त्रुटि? सेट की, यानी पहला फ्रैंकल दोष का कारण आयनिक ठोसों का घनत्व क्या हो जाता है? परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, ये है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का जल के मिश्रण में एथेनॉल का जल के मिश्रण में 1 लीटर में 360 ग्राम जल है। कितना? 360 ग्राम जल है। तो उसमें जल की मोलरता आपको ज्ञात करनी है। जल की मोलरता आपको ज्ञात करनी है, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे आप ज्ञात करेंगे। एथेनॉल C2H5OH और जल का मिश्रण जब है तो 1 लीटर मिश्रण बनता है और उस मिश्रण में 360 ग्राम क्या है? आपका जल है। तो जल का सूत्र क्या है? H2O। क्या है? H2O है और H2O का अणुभार कितना है? 18। तो 18 इसका अणुभार हो गया। अब क्या कह रहा है? 360 ग्राम, तो भार बटे अणुभार कर दीजिए। तो भार इसका कितना है? 360। तो 360 बटे अणुभार, यानी 18 दूना 36, यानी कितना आया? 20 आया। अब क्या कह रहा है? इसका तुल्यांकी भार कितना आया? 20। अब निकालना क्या? मोलरता। तो भार बटे अणुभार बटे ब्लेंड का आयतन लीटर में। तो ऊपर इसका जल का कितना आया? 20। ठीक है, और दोनों का एथेनॉल और जल दोनों मिलाकर के कितने हैं? 1 लीटर है। तो ब्लेंड का आयतन लीटर में, ये 1 लीटर ब्लेंड हो जाएगा। तो कितना हुआ आपका? 20। कितना हुआ? 20। समझ में आई बात? तो 20 आपका सही है। उसमें जल की मोलरता कितनी है? 20। क्लियर? तो आपको टिक करना है 20। ये अगला क्वेश्चन है 70% भारानुसार शुद्धता तथा आपेक्षिक घनत्व 1.54 वाले ऑर्थो फास्फोरिक अम्ल है। नॉर्मलता इसकी क्या होगी? तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे और नॉर्मलता निकाली आएगी आपकी 33N। अगला क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl को 1 किलोग्राम जल में घोल कर ब्लेंड बनाया गया है। इस ब्लेंड में NaCl का अणुभार कितना है आपका? 58.5 है। तो इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए, यानी पावर आपको ज्ञात करने को कहा जा रहा है। तो पावर इसकी कितनी होगी? 0.1। ठीक है, एक अम्ल के ब्लेंड में 30 मिलीलीटर 0.20 क्षार के 15 मिलीलीटर से उदासीनीकृत होता है। तो ब्लेंड की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो ब्लेंड की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 0.1। यदि 0.25 मोल NaCl को 250 ml को जल में तनु करके आयतन 500 मिलीलीटर कर दिया जाए तो ब्लेंड का नया सांद्रण क्या होगा? तो ब्लेंड का नया सांद्रण कितना हो जाएगा? 0.125। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। परासरण ब्लेंड में नहीं होता क्या? समप्रासरी ब्लेंडों में नहीं होता। समप्रासरी ब्लेंडों में नहीं होता क्या? प्रासरण, मोलर सांद्रताएं, रासायनिक गुण या फिर ताप। तो क्या नहीं होता इसमें? समप्रासरी में ब्लेंडों में नहीं होता क्या? प्रासरण। पहला सही है। यूरिया के 0.6% जलीय ब्लेंड
किसके संप्रासारी होगा? तो 0.6 जलीय विलयन 0.1 मोल ग्लूकोज के संप्रासारी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? अणुसंख्य गुण नहीं है पृष्ठ तनाव। जब दो विलयनों X तथा Y को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किया जाता है तो X ओर से Y की ओर जाता है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है कि Y की सांद्रता ये से अधिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है? ये देखिए, निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होता है? तो ये होता है 1% कैल्शियम क्लोराइड के। विलयन जिसके प्रसारण दाब समान ताप पर समान होते हैं क्या कहलाते हैं? तो समान ताप पर जब समान होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संप्रासरी कहते हैं। क्या कहते हैं? संप्रासरी। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? तो अणुसंख्य गुणधर्म आपको दर्शाना है। तो अणुसंख्य गुणधर्म किसका है? प्रासरण दाब का। ये सही है। BaCl2 NaCl तथा ग्लूकोज के सममोलर विलयनों के प्रासरण दाब इस क्रम में होते हैं। किस में होते हैं? BaCl2, ये सही है आपका पहला, BaCl2 NaCl और ग्लूकोज। H3PO4 में 1 मोल विलयन की नॉर्मलता क्या होगी? तो 1 में विलयन की नॉर्मलता होगी 3N। 5 लीटर 2 मोल NaOH विलयन बनाने के लिए आवश्यक NaOH मोलों की संख्या कितनी होगी? 10। वाष्प दाब के अवनमन सबसे अधिक किसमें होते हैं? वाष्प दाब अवनमन, ये सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से किस विलयन का वाष्प दाब सबसे कम होता है? तो ये होता है 1 ये पोटेशियम का। ठीक है। यूरिया के जलीय विलयन की मोलरता 4.44 मोल प्रति किलोग्राम है। तो विलयन का मोल प्रभाज क्या होगा? तो विलयन का मोल प्रभाज क्या होगा आपका? 0.074। निम्नलिखित के जलीय मोलर विलयन में न्यूनतम हिमांक किसका है? तो न्यूनतम हिमांक है पोटेशियम सल्फेट का। 10 मोल HCl के 100 मिलीलीटर को 10 मोल NO2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट के 75 मिलीलीटर जल में मिलाया जाता है। तो विलयन क्या होगा? कैसा होगा? तो विलयन आपका होगा क्षारीय विलयन होगा। कैसा होगा? क्षारीय विलयन। निम्नलिखित में से किस 0.1 मोल जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होता है? तो ये होगा पोटेशियम सल्फेट का। पहला सही है। सोडियम कार्बोनेट के 2 मोल 0.2 मोल के 2 मोल के 500 मिलीलीटर के लिए वांछित मात्रा कितनी होगी? तो ये वांछित मात्रा कितनी होगी आपकी? ये देखिए, तो वांछित मात्रा होगी कितनी?
10.6 ग्राम के। ठीक है। अगला है, एक मोलर विलयन में विलेय के मोल प्रभाव, एक मोलर विलयन में विलेय का मोल प्रभाव होता है कितना? 0.018। आसुत जल की मोलरता होती है, आसुत जल की मोलरता होती है कितनी? 55.56। निम्नलिखित में से, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आसुत जल की मोलरता कई बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसका प्रासरण दाब सबसे कम होता है? तो प्रासरण दाब सबसे कम होता है किसका? स्वर्ण विलयन का। यदि 0.1 सिल्वर नाइट्रेट तथा 0.11 मोल NaCl विलयनों के समान आयतनों को परस्पर मिलाया जाए तो नाइट्रेट आयनों की सांद्रता क्या होगी? ये होगी 0.05 मोल। रक्त किसके साथ संप्रासारी पाया जाता है? तो रक्त सामान्य सैलाइन विलयन में संप्रासारी पाया जाता है, पहला सही है। आइसोटोनिक विलयन वह होते हैं जो, कौन होते हैं? संप्रासरण दाब रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कहते हैं। 24 डिग्री सेल्सियस पर शक्कर के विलयन का प्रासरण दाब 0.2.5 यानी 2.5 वायुमंडल है। विलयन में ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता कितनी है? तो ये है आपकी ये 0.1025। राउल्ट के नियम संबंधित हैं, राउल्ट के नियम संबंधित हैं वाष्प दाब से। किससे है? वाष्प दाब से। सबसे अधिक प्रासरण दाब निम्न के 10% जलीय विलयन का है। किसके? यह है पोटेशियम सल्फेट। किसके हैं? पोटेशियम सल्फेट के। अगला है, निम्नलिखित में से किसके प्रासरण दाब सर्वाधिक होते हैं? तो सर्वाधिक जो होते हैं वो है आपके, तीसरा ऑप्शन सही है, 1 मोल अमोनियम का होल 3 PO4 का। अगला क्वेश्चन है, 12 ग्राम यूरिया को 1 लीटर जल में घोला गया है तथा 68.4 ग्राम ग्लूकोज को 1 लीटर में घोला गया है। यूरिया विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन आपको ज्ञात करना है। तो अपेक्षित अवनमन किस दाब अपेक्षित अवनमन क्या होगा? सुक्रोज विलयन के बराबर होगा। समान ताप पर किन विलयनों के युग्म संप्रासारी होते हैं? तो ये है आपका डी ऑप्शन सही है। और गन्ने की शक्कर का मैंने 5% विलयन एक्स पदार्थ के 1% विलयन में संप्रासारी पदार्थ एक्स का अणुभार क्या होगा? तो इसका भार होगा 68.4। ठीक है। तो ये तो रहा आपका विकल्प वाला आंसर। इसमें इतने विकल्पित थे। देखिए 2 ही पार्ट का लिया गया। फास्ट ट्रैक रिवीजन आपको कराया जा रहा है। बिल्कुल आप सुपर मेल की तरह चले, झार 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 झार। इसको आप याद करते रहें और अपने जो है परीक्षा की तैयारी आप खूब विधौत करते रहें। ठीक है। अगले क्वेश्चन आपका आ गया लघुत्तरीय क्वेश्चन। ठोस अवस्था के अभिलाक्षणीय गुण बताइए। तो ठोस अवस्था के अभिलाक्षणीय गुण देखिए। ठोस अवस्था के अभिलाक्षणीय गुण निम्नलिखित हैं। क्या है? इसका द्रव्यमान, आकार, आयतन निश्चित होता है।
अगला है द्रव तथा गैस अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था में न्यूनतम आणविक स्थान होता है। इनके अवयवी कणों के मध्य में अंतरा आकर्षण बल विद्यमान होता है। ठोस अवस्था में कणों का प्रभाव संभव नहीं होता है ना, ये सब चीज़ें हैं आपको देखना है। इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता। फोम, रबड़, स्पंज आदि इसके अपवाद हैं। इनमें अधिकांश का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। ये सब ठोस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठोसों में विषमदैशिक तथा समदैशिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है। तो वह गुण जिसके कारण किसी क्रिस्टल के कुछ भौतिक गुण जैसे विद्युतीय प्रतिरोधकता, अपवर्तनांक एक ही क्रिस्टल में भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विषमदैशिकता कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। ये अलग अलग दिशाओं में कणों की भिन्न व्यवस्था से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है। और समदैशिक क्या होता है कि वह गुण जिसके कारण अक्रिस्टलीय पदार्थ सभी दिशाओं में एक समान विद्युतीय तथा प्रकाशिक गुण दर्शाते हैं, उसे समदैशिकता कहते हैं। सम माने समान दिशाओं में एक ही प्रकार का व्यवहार करता है, ठीक है, उसे समदैशिक करते हैं। और जो भिन्न भिन्न में अलग अलग ये जो आपको दिखा गया है विषमदैशिक क्या होता है कि जिसके कारण जिससे प्रतिरोध है, अपवर्तनांक है, क्रिस्टल है, वो भिन्न भिन्न दिशाओं को मापने में भिन्न भिन्न मान प्रदर्शित करता है। तो जो भिन्न मान जो प्रदर्शित करेगा उसे विभिन्न कहते हैं, और जो समान मान दर्शाएगा उसे समदैशिक कहते हैं। क्लियर? बस यही आपको अंतर में दिखाना है। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होता है? तो देखिए आकार में आपको दिया गया गुण क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो आकार में देखिए जो क्रिस्टलीय होते हैं ये निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार के होते हैं, और ये असमाकृत आकार के होते हैं। गलनांक में देखिए ये निश्चित और अभिलक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। ये ताप के एक परास में धीरे धीरे गर्म पड़ते हैं, यानी नरम पड़ते हैं। विदलन गुण ये तेज धार वाले औजार से काटने पर दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं, और नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती है। और ये तेज धार वाले औजार से काटने पर अनियमित सतहों वाले टुकड़ों से कट जाते हैं। अगला है गलन में देखिए इसकी गलन ऊष्मा निश्चित अभिलाक्षणिक होती है, इसकी गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। दैशिकता देखिए ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं, ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। प्रकृति में वास्तविक होते हैं, ये आभासी ठोस तथा अतिशीतित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टल, जालक तथा एकक कोष्ठिका पदों से आप क्या समझते हैं? तो क्रिस्टलीय ठोस का मुख्य अभिलक्षण अवयव कणों का निश्चित नियमित एवं पुनरावृत्त पैटर्न है। यदि क्रिस्टल के अवयव कणों की त्रिविम व्यवस्था को आरेख के रूप में निरूपित किया जाए जिसमें प्रत्येक कण को बिंदु द्वारा चित्रित किया गया है, तो एक व्यवस्था प्राप्त होती है, जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है जी। द्वितीयक स्थान में क्रिस्टल ठोस के अवयव कणों की नियमित त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। पुनः चूंकि क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों का नियमित पुनरावृत्त पैटर्न होता है, अतः हमें केवल जालक के लघुत्तम भाग को ही सुपरिभाषित करना होता है। यह लघुत्तम भाग एकक कोष्ठिका कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपसंयोजन क्या है, और निम्नलिखित परमाणुओं में उपसंयोजन किसे कहते हैं? एक घनीय निबिड़ संकुलित और एक अंतः केंद्रित घनीय संरचना। तो देखिए किसी कण के निकटतम गोलों की संख्या को उसकी उपसंयोजन संख्या कहते हैं। क्लियर? आयनिक क्रिस्टल में किसी आयन को उपसंयोजन संख्या उसके चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेश युक्त आयनों की संख्या होती है। और दूसरे में बताया गया कि एक घनीय निबिड़ संकुलित संरचना में केंद्रीय परमाणु की उपसंयोजन संख्या 12 होती है। ठीक है, और एक अंतः
केंद्रीय घनीय संरचना में उपसंयोजन की संख्या 8 होती है। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, इसको आपको बताना है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच कैसा है? अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस है। द्रव के समान इसमें प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, यद्यपि बहुत ही मंद होती है, अतः इसे आभासी ठोस अथवा अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है। इस तथ्य के परिणामस्वरूप पुरानी इमारतों की खिड़कियों और दरवाजों से जुड़े शीशे निरपवाद रूप से शीर्ष की अपेक्षा अधस्तल पर किंचित मोटे पाए जाते हैं, क्योंकि पिघलता है ना तो नीचे चला आता है। यह इसलिए होता है क्योंकि कांच अत्यधिक मंदता से नीचे प्रवाहित होकर के अधस्तल भाग को किंचित यानी थोड़ा सा मोटा कर देता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलों में उप संयोजन संख्या को परिभाषित कीजिए। एससीपी सीसीपी व्यवस्थाओं में गोले के उप संयोजन संख्या समान होती है अथवा असमान। तो देखिए, ठोसों में आयविक कण निबिड़ संकुलित होते हैं, अतः इनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान पाया जाता है। ये कण के संपर्क में स्थित निकटतम गोलों की संख्या को उनकी उपसंयोजन संख्या कहा जाता है। एचसीपी तथा सीसीपी व्यवस्थाओं में एक गोला अपनी परत के 6 अन्य गोलों से सीधे संपर्क में रहता है। यह परत 3 गोलों के ऊपर की ओर तथा 3 गोले नीचे की ओर संपर्क में होते हैं, अतः एचसीपी और सीसीपी व्यवस्थाओं में उनकी उपसंयोजन संख्या कितनी होती है? 12 होती है। अगला क्वेश्चन है, खष्कोणीय तथा एकांताक्ष कोष्ठिका या फलक केंद्र के तथा अंतः केंद्र कोष्ठिका में अंतर आपको बताना है। ये एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एक घन की एकक कोष्ठिका में ये परमाणु कोने पर तथा बी परमाणु केंद्रक पर है, अतः प्रत्येक एकक कोष्ठिका में 2 कोनों से ये परमाणु विलुप्त हो जाते हैं। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो कोने पर ये परमाणु की संख्या कितनी है? 8 है। तो कोनों पर विलुप्त संख्या कितनी हो जाएगी? 2 विलुप्त हो जा रही है, तो उपस्थित कोण की संख्या 8 - 2 बराबर 6। तो प्रति एकक कोष्ठिका ये परमाणु की संख्या कितना है? 6/8 यानी 3/4। तो प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या 6 आपका मान हो जाए 6 × हाफ। तो कितना हो जी? तो ये हो जाएगा आपका 3, 2 कम 2 2 6। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? ये 3/4 B3 हो जाएगा। तो इसका मान जो बनेगा वो बनेगा ये B4। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल के घनत्व से आप क्या समझते, किस घनत्व को आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि जिसकी एकक कोष्ठिका के कोरों की लंबाई ज्ञात हो। तो माना एकक कोशिका में कोर की लंबाई ये ठोस पदार्थ के क्रिस्टल का घनत्व T और मोलर द्रव्यमान क्या है आपका M है। तब घनीय क्रिस्टल में एकक कोशिका का आयतन ये क्यूब होगा और एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका में परमाणु की संख्या गुणे एक परमाणु का द्रव्यमान, तो Z गुणे M। एकक कोशिका में उपस्थित एक परमाणु का द्रव्यमान M बराबर M/Na, अतः कोशिका का घनत्व D बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान बटे एकक कोशिका का आयतन। तो आयतन आपका ये क्यूब हो जाएगा, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी ये क्यूब। तो ZM/, ये क्यूब, तो ZM ये क्यूब यानी ये आपका मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्व बी के परमाणु में HCP जालक बनता है तथा तत्व ए के परमाणु 2/3 चुंबकीय रिक्तियों को भरता है। ये और बी तत्वों द्वारा बनने वाले तत्वों के यौगिक का सूत्र आपको बताने हैं। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जालक में बनने वाली चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या तत्व बी के परमाणु की संख्या के दोगुने के बराबर होगी। तो केवल 2/3 रिक्तियाँ ही एक तत्व के परमाणु ये से अध्यासित होती हैं। तो अतः ये और बी परमाणु की संख्या का अनुपात 2/3 तो बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। इसलिए यौगिक क्या हो जाएगा? ये 4B3। क्वेश्चन कह रहा है, सीजियम परमाणु क्लोराइड की संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए, ये सीजियम परमाणु, इसमें आपके
परमाणुओं की संख्या ये है। अगला क्वेश्चन है, उचित उदाहरणों द्वारा निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए, जैसे साटकी दोष, फ्रैंकल दोष, अंतराकाशी दोष और यफ केंद्र। तो साटकी दोष देखो, ये आधारभूत रूप से आयनिक ठोसों को रिक्त दोष है। जब एक परमाणु अथवा आयन अपनी सामान्य सामान्य स्थिति से विलुप्त हो जाता है। तो दोष माने विलुप्त होना ही होता है। जब क्या होता है कि वो अपने स्थान से हट जाता है यानी विलुप्त हो जाता है, तो एक जालक रिक्त स्थान निर्मित हो जाता है। तो ये जो जालक रिक्त स्थान बन जाता है, इसी को दोष कहते हैं, यानी साटकी दोष कहते हैं। ठीक है। तो विद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए लुप्त होने वाले धनायनों और ऋणायनों की संख्या क्या होगी? संख्या बराबर होती है। साटकी दोष उन आयनिक पदार्थों द्वारा दिखाया जाता है जिनमें धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं, जैसे NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, है ना, ये सब है। अगला है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष देखिए, ये दोष आयनिक ठोसों द्वारा ही दिखाया जाता है। लघुतर आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर के अंतराकाशीय स्थान में चले जाते हैं। ठीक है, ये देखिए। और अंतराकाशी दोष और यफ केंद्र दोष, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साटकी दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपको कई बार पूछा गया है। तो साटकी दोष और फ्रैंकल दोष में देखिए, ये परमाणु अथवा आयनों के अपने सामान्य क्रिस्टल स्थलों से विलुप्त के कारण उत्पन्न होता है। और यह तब उत्पन्न होता है जब कुछ परमाणु अथवा आयन अपने सामान्य स्थल से विस्थापित होकर के अंतराकाशीय स्थान पर अध्यासित होते यानी चले जाते हैं। साटकी दोष के उपस्थिति दूसरा है, साटकी दोष उपस्थिति क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है और इस पर कोई प्रभाव घनत्व पर नहीं पड़ता है। कौन कौन से हैं ये? जैसे सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ये सब फ्रैंकल दोष के उदाहरण है। और ये सोडियम क्लोराइड किसके? साटकी दोष के उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों में के विद्युतीय गुण की विवेचना कीजिए। तो ठोस पदार्थ के विद्युतीय गुण क्या है? चालक है, अर्धचालक है, विद्युत रोधी है। चालक है ना, जिसमें चालकता होती है, और वो ठोस होते हैं जिसकी चालकता 10⁻⁶ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तक मध्य प्रास की होती है। और चालकता क्या होती है? वह ठोस जिनकी चालकता 10⁻⁴ से 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मध्य में होती है, चालकता कहलाती है। ठीक है। और रोधी क्या होते हैं कि ये वह ठोस होते हैं जिनकी चालकता बहुत कम यानी 10⁻20 से 10⁻10 तक होती है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अगला क्वेश्चन क्या है, हेनरी के नियम बताइए। तो हेनरी ये परिचित किया गया है कि हेनरी का नियम निम्नलिखित स्थितियों में ही वैध है। ब्लेन का दाब उच्च नहीं होना चाहिए, ब्लेन का ताप कम नहीं होना चाहिए, विलायक में गैस अधिक घुलनशील नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये राउल्ट के नियम की परिभाषा दीजिए। किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में जो अपेक्षित अवनमन होता है वह विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यही राउल्ट का वाष्प दाब नियम अवनमन नियम कहलाता है। ठीक है। आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन आपको जानना जरूरी है। अवयव के मध्य में अन्योन्य क्रियाएं शुद्ध अवयव में अन्योन्य क्रियाओं के समान होती है। इसमें देखिए, अन्योन्य के मध्य में अन्योन्य क्रियाएं शुद्ध अवयवों में अन्योन्य क्रियाओं से भिन्न होती हैं। ये आपके देखिए मान है, आपको अंतर डिफरेंस देख लेना है। प्रासरण किसे कहते हैं? विलायक का कम सांद्रता से विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह को क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। प्रासरण और विसरण में अंतर देखिए क्या है। ये प्रासरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य होता है और विसरण में अर्धपारगम झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं होता है। प्रासरण में विलायक के कण केवल एक ही दिशा में विकसित होते हैं और विसरण में विलेय और विलायक दोनों के कण विपरीत दिशाओं में विकसित होते हैं। ये अगला देखिए, प्रासरण में विलायक के कण कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण के हो जाते हैं, विसरण में विलेय के कण अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण के हो जाते हैं। समप्रासारी विलयन के यहाँ वह विलयन जिन्हें अर्धपारगम झिल्ली से पृथक
करने पर प्राशन नहीं होता उसे क्या कहते हैं, संप्रासारी विलयन कहते हैं। इस विलयन में प्राशन दाब समान होता है। वन हाफ नियम के अनुसार पी बराबर पी डैश बी डैश, है ना। ये अब देखिए इसमें कुछ आंकिंग नियम दिए हैं। एक्जेलिक एसिड का 0.1 एन विलयन बनाने के लिए 225 ml जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। तो विलयन की मात्रा W बराबर क्या, EN B बाई 1000। आप ये तुलना की बार, ये है आपका नॉर्मलता, बी है विलयन का आयतन, आप लगा देंगे और ये आपका आंसर निकल आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.25 एक्जेलिक एसिड विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता क्या है, तो तुल्यांकी भार बटे तुल्यांकी भार गुणे अम्ल विलयन की नॉर्मलता बराबर अम्ल का अणुभार गुणे मोलरता। एक्जेलिक अम्ल का अणुभार कितना है, 126। एक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना है, 63। नॉर्मलता कितनी है आपकी, 0.25। तो मोलरता बराबर आप रख देंगे, सूत्र निकल आएगा। ये देखिए 500 ml जलीय विलयन में 17 ग्राम नाइट्रोजन उपस्थित है। नाइट्रोजन विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो मोलरता बराबर नाइट्रोजन का भार बटे नाइट्रोजन का अणुभार बटे विलायक का आयतन लीटर में, मान निकालेंगे 0.1 आएगा। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चन आपको दे गए हैं, सभी क्वेश्चन को एक एक करके आपको लगा लेना है। 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 500 मिलीलीटर जल में घोलें तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। तो वही विलय का भार बटे विलयन के मोलरता अगर ज्ञात करें तो विलय का भार प्रति लीटर बटे विलय का भार बटे विलय का अणुभार निकाल लेना है इसी मान से। ठीक है, ये सब आपको मान निकालना होगा। ठीक है, ये देखिए ठीक है। तो ये रहा आज आपका वीडियो, फिर हम मिलते हैं आपको अगले में, तब तक के लिए नमस्कार।